नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य जो भर्तियां होने वाली उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे और इसका तीसरा क्लास है। इसके 2 क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। और इससे पहले मैंने एक और आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, स्टेट ऑफ मैटर्स, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस केमिस्ट्री क्लास अगर आप सर्च करोगे हमारे यूट्यूब चैनल में तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैंने 2 क्लास और लिए हैं पीरियोडिक टेबल के, जिसमें से पहले क्लास में मैंने पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या कहा था एलिमेंट्स के बारे में, ये सब मैंने पहले क्लास से पढ़ाया था। दूसरे क्लास में मैंने पढ़ाया भाई आपका हेनरी मोजले का आवर्त सारणी क्या है, किसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उसमें तत्वों की संख्या कितनी है, कितने आवर्त है, कितने समूह हैं, है ना। ये सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। मैंने ग्रुप्स के बारे में बताया था, ब्लॉक के बारे में बताया था, कितने ब्लॉक है, एसपीडीएफ सभी ब्लॉक के बारे में बताया था। तो ये आपका मैंने दूसरे क्लास में आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। और ये आज का तीसरा क्लास है इसका और अंतिम क्लास है, समझ लीजिएगा। चलो तो चलिए फिर थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है जी। चलो तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, हम लोग लास्ट क्लास में एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लिए थे जी, है ना। एस ब्लॉक के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पी ब्लॉक। तो देखो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जो आपका एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। ठीक है, पूरा लिखाऊंगा अभी। देखो ये आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के तत्व को क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व को एस ब्लॉक कहा जाता है। और यहाँ देखिए आपका ग्रुप 3 से, है ना, ग्रुप 3 से आपका ग्रुप 12 तक अर्थात ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो तत्व है इसको आपका डी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये देखो ये जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है एलिमेंट, इसको बोला जाता है आपका एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक बोलते हैं ना। तो मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको पूरा एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा दिया है जी, है ना। मैंने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा दिया है। और आप सभी को पता है आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है, आपका 4 ब्लॉक है। कौन कौन सा, एस ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपका पी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक के बाद आपका डी ब्लॉक हो जाएगा और डी ब्लॉक के बाद आपका एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एस ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ाया था। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इन सब के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास से पढ़ा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में। तो अगर मैं एस ब्लॉक की बात करता हूँ तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, है ना। ग्रुप मतलब जो आपका ये आपको खड़ी हुई जो लाइन दिख रहा है, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा ग्रुप, है ना। ये क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। ये जैसे ग्रुप 1 हो जाएगा, ये आपका ग्रुप 2 हो जाएगा। तो इस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व आते हैं। उसी प्रकार पी ब्लॉक की बात करता हूँ तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, अगर पी ब्लॉक में पूछेगा तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट अर्थात तत्व आते हैं। अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में आपका ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक में आपका ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, और ए ब्लॉक देखो ये आपका नीचे में आपका ए ब्लॉक है और मैंने बताया था ए ब्लॉक को आपका डी ब्लॉक से अलग करके बनाया गया। किससे, डी ब्लॉक से। इसको डी ब्लॉक से अलग करके ना, डी ब्लॉक से अलग करके बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है जी, है ना, बनाया गया है। चलो तो ये मैंने बताया ब्लॉक के बारे में, तो कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को एस ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो चलिए पी ब्लॉक मतलब हम लोग ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्वों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आपका पी ब्लॉक में ग्रुप 13 के तत्व। ठीक है, चलो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पी ब्लॉक। थोड़ा बहुत सारे कंटेन है ना, बहुत सारे, तो आपको मेरे साथ रिवाइज करते चलना है जी। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करता हूँ तो पी ब्लॉक में बताओगे आप ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व किस में आते हैं, आपका पी ब्लॉक में आते हैं। और पी ब्लॉक हमारे आवर्त सारणी का ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है और जिसमें आपका अधातु भी है और जिसमें आपका उपधातु भी है। ठीक है, पी ब्लॉक हमारे आवर्त सारणी का ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है और आपका उपधातु भी है। धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, अधातु को नॉन मेटल बोलते हैं, उपधातु को मेटलॉइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व आएंगे और पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, पी ब्लॉक में कुल तत्वों की,
पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ब्लॉक। तो आपको बताना है पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है आपका 37। कितना है जो आपका 37 है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या आपका 37 है, ये भी आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के तत्व किस में आते हैं, आपका पी ब्लॉक में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ग्रुप 13, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 13, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप आपका 13। और ग्रुप 13 को आपका बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं। देखो जी, आपका ये ग्रुप 13 है, इसका शुभारंभ किससे हो रहा है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और आपका निहोनियम। तो चूंकि आपका ग्रुप 13 का शुभारंभ कौन से एलिमेंट्स हो रहा है, बोरान से हो रहा है, इसीलिए आपको ग्रुप 13 को बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं, बोरान परिवार के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में बताता हूँ भैया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं तो ग्रुप 13 को, है ना, ग्रुप 13 को आपका बोरान परिवार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बोरान परिवार। इसे बोरान परिवार, बोरान फैमिली, से बोरान परिवार के नाम से भी जाना जाता है। बोरान परिवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से आपका एलिमेंट आते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, आपका बोरान हो जाएगा, बोरान के बाद आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। देखो जैसे कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे होगे, बोरान, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, उसके बाद थैलियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखो उसके बाद गैलियम के बाद आपका इंडियम, है ना, IN, उसके बाद थैलियम, TH। देखो आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और क्या बच गया, और क्या बचा जी, देखो आपका है निहोनियम, NH, है ना। और हो जाएगा आपका निहोनियम, क्या होगा आपका NH, आपका निहोनियम। ये जितने जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एलिमेंट किस में आते हैं, ग्रुप 13 में आते हैं। और चूंकि इसका प्रारंभ किससे हो रहा है, बोरान से हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बोरान परिवार के नाम से जानते हैं। अब चलिए, अब मैं इसको आपको पहले इसका मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, है ना, उसके बाद मैं इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो B से क्या होगा आपका बोरान हो जाएगा, ठीक है। AL से क्या होगा, एल्यूमिनियम, AL से क्या होगा जब आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। और GA से क्या होगा, देखो GA से मैंने बताया था, GA से क्या होगा, देख लो आपका गैलियम, है ना। GA से क्या होगा, GA से गैलियम हो जाएगा। और IN से क्या होगा, इंडियम, IN से क्या होगा जब आपका इंडियम हो जाएगा। और TH से क्या होगा, देखिए TH से देख सकते हो आप लोग पीरियोडिक टेबल में, आपका ये है ना थैलियम, ये आपका TL है, TL से क्या होगा आपका थैलियम। और उसके बाद निहोनियम, ये आपका TL है ना, ये आपका TL है जी, ये आपका TL है। तो TL से क्या होगा आपका थैलियम, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका TL है। TL से क्या होगा, TL से होगा आपका थैलियम, क्या होगा आपका थैलियम। और उसके बाद NH से क्या होगा आपका निहोनियम, क्या हो जाएगा आपका निहोनियम हो जाएगा, ठीक है, निहोनियम हो जाएगा ये। चलो, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, जैसे कि आप लोग को आवर्त सारणी में दिखाई दे रहा होगा, ये बोरान के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम, उसके बाद निहोनियम, ठीक है, ये हो जाएगा। आप लोग जब भी आवर्त सारणी पढ़ोगे, मॉडर्न और आपका पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तो आपको हमेशा उसके चार्ट को आपको सामने में रखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। सीधा देखो ना, आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और आपका निहोनियम, ये सब किस में आएंगे, आपको ग्रुप 13 में आएंगे। किस में आएंगे, आपको ग्रुप 13 में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको याद करने का तरीका, है ना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसा आप इसको याद करोगे, ठीक है, कैसा याद करोगे उसको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सभी एलिमेंट को आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपका 20 से याद रखना है बैगन, AL से याद रखना है आलू, बैगन, आलू, GA मतलब गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, आप ऐसे याद कर सकते हो, बैगन, गाजर इन थैला, सॉरी, है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपका बोरान, है ना, बैगन से आपका बोरान, आलू से आपका एल्यूमिनियम, गाजर से आपका गैलियम, इन से आपका इंडियम और थैला से आपका थैलियम हो जाएगा, क्या होगा, थैलियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखो जो लास्ट में है निहोनियम, जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है निहोनियम, इसको सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट को सबसे बाद में जोड़ा गया है, तो आपको बताना है NH, है ना। तो इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है, याद रखना है, इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सबसे बाद में जोड़ा जाने वाला एलिमेंट हो जाएगा, कौन सा, आपका निहोनियम। तो आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब चलिए सबका हम लोग एटॉमिक नंबर याद करते हैं, परमाणु क्रमांक, है ना, इसका सबका हम लोग परमाणु क्रमांक याद करते हैं, एटॉमिक नंबर याद करते हैं। तो बोरान की बात करते हैं, तो बोरान का कितना होता है आपका 5, ठीक है। देखो बोरान का कितना होता है, देख लो आप लोग, बोरान का होता है आपका 5 होता है, कितना होता है आपका 5, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, ठीक है।
बोरान के बाद हमको जाना है, किस में जाना है, हमको जाना है आपका, ये देखो ये आपका पहला आवर्त है, हाइड्रोजन और हीलियम पहला आवर्त हो जाएगा। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी अब आपका दूसरे आवर्त में है। और तीसरे आवर्त में क्या है, देखो तीसरे आवर्त में आपका एल्यूमिनियम है ना, तीसरे आवर्त में क्या है, एल्यूमिनियम। चलो अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। पहले आवर्त में तत्व की संख्या 2 होता है, मैंने बताया था आप लोग को। दूसरे आवर्त में कुल एलिमेंट की संख्या 8 होता है। तीसरे आवर्त में भी आपको 8 होता है। चौथे आवर्त में 18 होता है। पाँचवें आवर्त में 18 होता है। छठवें आवर्त में 32 होता है और सातवें आवर्त में भी 32 होता है। ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया इससे पहले वाले क्लास में। तो देखो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना आपका 5 है, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना आपका 5 है ना। अब ये अभी आपका जो बोरान आपका दूसरा आवर्त में, कौन सा आवर्त में, दूसरा। अब आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन सा आवर्त में, तीसरा आवर्त में। देखो जो एल्यूमिनियम है ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये पहला आवर्त, ये पहला आला, और ये आपका दूसरा आवर्त, और ये आपका तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त में क्या, एल्यूमिनियम। तो आपको पता है भी तीसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है, 8। तो क्या करोगे आप 5 में 8 को जोड़ दोगे। देखो तीसरा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है, 8 है ना। तो 8 को क्या करना है, 5 में जोड़ना है। तो 8 5 कितना होगा, 13। तो 13 किसका होगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा। अब बात करते हैं गैलियम, गैलियम कौन सा आवर्त में, चौथा आवर्त। तो चौथा आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होता है। तो आप 13 और 18 को जोड़ोगे है ना, 13 और 18 को आप जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, जब 13 और 18 को जोड़ लेते, देखो आपका ये 18 और ये आपका 13, 8 3 11 का एक हासिल एक, और आपका 3 कितना हो जाएगा, 31। तो कितना होगा, 31 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इंडियम, इंडियम कौन से आपका आवर्त में, पांचवा आवर्त में। इंडियम पांचवा आवर्त में। तो पांचवा आवर्त में भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 18। तो क्या करोगे, 31 में भी आप 18 जोड़ोगे। तो इसमें 18 जोड़ोगे कितना होगा आपका, 49। कितना होगा, जो होगा जो आपका 49 हो जाएगा। अब अगर मैं थैलियम की बात करता हूँ, तो थैलियम कौन से आपका पीरियड में होगा, कौन से आवर्त में होगा, छठवें में। तो छठवें में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 32। तो क्या करना है, 49 और 32 को जोड़ना है। जब 49 और 32 को जोड़ोगे, यहाँ पास मैं जोड़ दे रहा हूँ, 49 और 32 को जोड़ोगे तो 9 2 11 का एक हासिल एक, 4 3 7 और एक आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 81 हो जाएगा, 81। और जब आप 81 आपका छठवां आवर्त में, जब सातवां आवर्त में जाओगे तो सातवां आवर्त में आपको क्या मिलेगा, निहोनियम मिलेगा। और सातवां आवर्त में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 32 होता है। तो 81 के साथ आपको 32 जोड़ना है ना, 81 और 32, तो 2 और 1 3, 8 3 11, 113। कितना हो जाएगा, निहोनियम का 113 हो जाएगा। इस प्रकार से एटॉमिक नंबर निकालते हैं। अब चलिए, जैसे कि हमने एटॉमिक नंबर निकाले हैं, एटॉमिक नंबर हमने निकाले हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि हमने सही निकाले या नहीं निकाले। देखो मैंने बताया बोरान का 5, एल्यूमिनियम का 13। देखो जी, बोरान का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31 और इंडियम का 49। देखो गैलियम का 31 और इंडियम का 49 हो गया। उसके बाद देखो थैलियम, थैलियम का कितना है आपका, थैलियम का कितना है, देखो आपका 81 और निहोनियम का 113। तो हम लोग ने भी तो निकाला, थैलियम का कितना है, 81 और निहोनियम का 113 है। आगे समझ में, तो ये हो जाएगा ग्रुप 13 के एलिमेंट तत्व, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम है ना। और अंतिम में जोड़ा गया तत्व कौन सा है, निहोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 113 है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से पढ़ेंगे जो जो प्रमुख एलिमेंट है, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बोरान के बारे में है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बोरान। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जी बोरान के बारे में। ठीक है, बोरान। तो बोरान के बारे में पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बोरान क्या करता है, ये आपका प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है, प्लांट के है ना। बोरान क्या करता है आपका प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में क्या करता है जी, सहायता प्रदान करता है। पहला चीज़ तो प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है। बोरान क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखोगे कि यह एक कीटनाशक की तरह कार्य करता है। ठीक है, कीटनाशक की तरह मतलब आपका इंसेक्टोसाइड्स है ना, इंसेक्टोसाइड्स की तरह कार्य करता है। तो दूसरा आपका याद रखना है, यह एक कीटनाशक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा इसका फंक्शन मैंने बता दिया। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा जो बता रहा हूँ, बोरान हमारे आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु है, सबसे पहला मेटोलॉइड है, ध्यान रखना है ना। यह आवर्त सारणी का, या पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का सबसे पहला क्या है आपका, उपधातु है। आवर्त सारणी का सबसे पहला क्या है जो आपका उपधातु है। ठीक है, उपधातु है, अर्थात उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटोलाइड। मतलब उपधातु किसे कहेंगे, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण या लक्षण पाए जाते हैं उसको उपधातु बोलते हैं, मेटोलाइड बोलते हैं। तो हमारे आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु कौन सा है, तो बोरान हो जाएगा। और बोरान का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कितना होता है, 5 होता है। इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने पूरा निकाल के आपको बताया था। तो बोरान के बारे में ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। बोरान प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है, उसके बाद ये कीटनाशक की तरह कार्य करता है, उसके बाद मैंने बताया यह आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु है। ठीक है, जो बोरान है वो आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु है, ये आपको याद रखना है जी, आपका बोरान हो जाएगा।
ये आपका बोरान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हमने बोरान के बारे में तो पढ़ लिया, जो जो प्रमुख प्रमुख उसके बारे में पढ़ाऊंगा। बोरान तो मैंने पढ़ा दिया है ना, मैंने आप लोग को बोरान के बारे में पढ़ा दिया। अब बोरान के बाद हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। ये बोरान हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद जो जो मेन है ना, इसमें देखा जाए तो ये अलग ग्रुप में ना आपका दो ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बोरान और एल्यूमिनियम। तो चलिए बोरान के बारे में मैंने पढ़ा दिया, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम के बारे में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, चलो देखो जी। एल्यूमिनियम है ना, अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को AL से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को किससे आपका रिप्रेजेंट करते हैं, आपका AL से। किससे? AL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखना, ये आपका भूपर्पट्टी के अंदर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह भूपर्पट्टी अर्थात क्रस्ट पर, यह भूपर्पट्टी पर अर्थात क्रस्ट, इसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। तो यह भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भूपर्पट्टी अर्थात क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। क्या बोला जा रहा हूँ? सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु अर्थात मेटल की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग आपका इलेक्ट्रिक वायर, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा चीज़, एल्यूमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज़ के बॉडी बनाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के बारे में क्या क्या बता दिया, ये हमारे क्रस्ट पर सबसे अधिक मिलने वाला आपका मेटल हो जाएगा, धातु हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है ना, हवाई जहाज़ के बॉडी बनाने के लिए भी किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपका ग्रुप 13 के जो प्रमुख एलिमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना। तो बोरान और एल्यूमिनियम के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि इसमें गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम ये सब भी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, जनरली बोरान और एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। और निहोनियम के बारे में बस ये ध्यान रखना कि निहोनियम क्या है, निहोनियम को सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व है, मतलब इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है ग्रुप 13 में। ठीक है, निहोनियम को सबसे बाद में जोड़ा गया है। चलो, तो बोरान के बारे में बता दिया भाई। बोरान प्लांट के ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है। बोरान आपका इंसेक्टोसाइड अर्थात कीटनाशक की तरह कार्य करता है। और तीसरा चीज़, ये आवर्त सारणी का सबसे पहला मेटोलॉइड है। एल्यूमिनियम के बारे में बताया कि ये भूपर्पट्टी अर्थात क्रस्ट पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, और इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। साथ ही साथ हवाई जहाज़ के बॉडी बनाने में भी आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो बोरान भी होगा आपका, एल्यूमिनियम भी हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बोरान और एल्यूमिनियम कर लिए, तो हमने ग्रुप 13 के जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट थे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पढ़ा दिया। अब बात करते हैं ग्रुप 14। देखिए ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है आपको, क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और आपका फ्लोरोबियम है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और आपका फ्लोरोबियम, ये सब किस में आपका ग्रुप 14 में। तो चलिए भाई, हम लोग ग्रुप 14 के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप 14 के बारे में। चले, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 14 की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 14 की अर्थात ग्रुप 14 की। ठीक है, तो ग्रुप 14 को आपका कार्बन परिवार कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे कार्बन परिवार, इसे कार्बन परिवार कहा जाता है। ग्रुप 14 को कार्बन परिवार कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों कार्बन परिवार कहते हैं जी? क्योंकि इसका शुभारंभ किससे हो रहा है? इसका शुभारंभ किससे हो रहा है? आपका कार्बन से हो रहा है। देख लो ना, ये आपका ग्रुप 14 का शुभारंभ कार्बन से हो रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और आपका फ्लोरोबियम। तो चूंकि कार्बन से इसका शुभारंभ हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मैं आप लोग को नाम लिखा दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तो हो जाएगा कार्बन। ठीक है, सबसे पहले आपका कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन के बाद हो जाएगा आपका जर्मेनियम के बाद आपका हो जाएगा एसेन, है ना। उसके जर्मेनियम के बाद एसेन को बोलते हैं टीन के बाद हो जाएगा आपका पीबी अर्थात लेड हो जाएगा। लेड के बाद आपको ध्यान रखना है एफ एल फ्लोरोबियम। देखो जी, ये चीज़ तो मैंने बताया आप लोग को, यही यहाँ तो बताया मैंने, कहाँ यार, ये देखो कौन कौन सा है यहाँ पर। देखिए आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टीन, लेड और आपका फ्लोरोबियम, है ना। चलो, अब इसी को मैं पूरा लिख देता हूँ। सी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन। इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे कार्बन। अभी मैं इसको याद करने का ट्रिक बताऊँगा। एस आई को क्या बोलेंगे? सिलिकॉन, इसको बोला जाएगा आपका सिलिकॉन। और जी ई को क्या बोलेंगे? जर्मेनियम, इसको जर्मेनियम बोला जाएगा, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। उसके बाद आपका एस एन, ये क्या आपका टीन है, क्या आपका टीन है। पी बी क्या आपका लेड है। और एफ एल क्या है? फ्लोरोबियम है, फ्लोरोबियम। इसको फ्लोरोबियम के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 14 में कौन सा सबसे बाद में जोड़ा गया एलिमेंट है। तो बताओगे आपको ग्रुप 14 में कौन सा सबसे बाद में जोड़ा गया एलिमेंट है? आपका फ्लोरोबियम, है ना। इसको सबसे बाद में जोड़ा गया, ये सबसे
सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व है, सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व है, अर्थात एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है जी, है ना। और फ्लोरियम को आपका सबसे बाद में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं इन सबको किस आधार पर या कौन से ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको याद करना है, कहे कहे सीता, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। देखो कहे से याद रखना कार्बन, सीता से एस आई, जी से आपका देखो जी ई, सुनो से आपका एस एन और प्रभु से आपका पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और इससे पहले वाला को मैंने आपको याद कराया था, देखो इससे पहले वाला को मैंने याद कराया था आपका किस प्रकार से, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। और इसको मैंने याद कराया आपको, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये हो जाएगा। अब चलो इन सब के हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु क्रमांक याद करेंगे। क्या याद करेंगे, परमाणु क्रमांक। चलिए परमाणु क्रमांक फटाक से इसका देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, कार्बन का आपका 6 होता है। और कार्बन अभी दूसरा वाला पीरियड में है, ठीक है। अब कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन तीसरा पीरियड में है, सिलिकॉन कौन से पीरियड में, तीसरा आवर्त में है। तो तीसरा आवर्त में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें क्या जोड़ना है हमको, 8 जोड़ना है, तो 8 से 14 हो जाएगा। उसके बाद जर्मेनियम आपका चौथा आवर्त में है, तो चौथा आवर्त में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है आपका, 18। तो 14 और 18 अगर जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 32 हो जाएगा, ठीक है, कितना, 32। अगर उसके बाद बात करते हैं टीन, टीन आपका 5वां आवर्त में, तो 5वां आवर्त में आपका कुल तत्वों की संख्या कितना है, 5वां आवर्त में कुल तत्वों की संख्या भी 18 है। तो अगर आप 32 में 18 जोड़ोगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद अगर लेड की बात करते हैं, पी बी, लेड आपका 6वां आवर्त में, पूरा दिखाऊंगा टेबल से, है ना, 6वां आवर्त में है। तो 6वां आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 32 होता है। तो 50 में 32 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 82 होगा, कितना होगा आपका, 82। जबकि आपका फेरोबियम, ये आपका 7वां आवर्त है, और 7वां आवर्त में भी तत्वों की संख्या कितना होता है आपका, 32 होता है। तो अगर 32 और 82 को जोड़ोगे, है ना, अगर आप 32 और 82 देखो, 82 और 32 को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 114, कितना होगा, 114। चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, हमने जो एटॉमिक नंबर निकाले वो सही है या नहीं है, हमने जो एटॉमिक नंबर निकाले वो सही है नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। देखो जी, देखिए आप लोग, देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32, 6, 14 और 32। देखो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 6, 14 और 32। फिर टीन का 50, लेड का 82 और फ्लोरोबियम का 114। देखते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं। टीन का 50, लेड का 82 और फ्लोरोबियम का 114 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एटॉमिक नंबर भी निकाल लिए, ठीक है जी, इस प्रकार से हमने एटॉमिक नंबर भी निकाल लिए। अब चलिए अब बारी बारी से पढ़ेंगे जो प्रमुख एलिमेंट है, जो प्रमुख एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टीन, टीन के बाद लेड, लेड, है ना, जो प्रमुख है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। चलो अब जो बताऊँगा मेरे साथ याद करते चलिएगा। कार्बन, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक आपका नॉन मेटल है। क्या आपका नॉन मेटल, अर्थात ये आपका एक अधातु है। जो चीज़ बता रहा हूँ याद करते चलिए साथ में, कार्बन एक आपका क्या है जी, आपका अधातु हो जाएगा। दूसरा चीज़, कार्बन के आपका 4 अपर रूप होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 4। इसके आपका अपर रूप की संख्या, अपर रूप, है ना, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, इसके आपका 4 अपर रूप होते हैं, 4 अपर रूप होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अपर रूप को इंग्लिश में आपका एलोट्रॉप, इसको एलोट्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। अब ये 4 अपर रूप कौन कौन से सभी को पता होगा। पहला चीज़ तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद दूसरा आपका हीरा, डायमंड, तीसरा हो जाएगा आपका फुल्लेरिन, तीसरा आपका फुल्लेरिन, और चौथा होगा आपका ग्रेफिन, चौथा आपका ग्रेफिन। ये कार्बन के आपका 4 अपर रूप होते हैं, 4 एलोट्रॉप होते हैं। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन बनोगे सर ये अपर रूप क्या होता है, एलोट्रॉप होता क्या है। तो एलोट्रॉप किसे कहा जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे तत्व जिसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान होते हैं। ऐसे तत्व जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होते हैं, समान होते हैं, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो कार्बन के आपका एलोट्रॉप की संख्या 4 हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लेरिन और ग्रेफिन। साथ ही साथ जो कार्बन कोयला में भी पाया जाता है ना, कार्बन कोयला में भी पाया जाता है। और आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है, और हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और आपका पिट, जिसमें से सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला क्या होता है, उच्च क्वालिटी का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें कार्बन के परसेंट की मात्रा कितना होता है, 90 से 95% होता है, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
कौन से कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो आप बताओगे एंथ्रासाइड। चलो, तो कार्बन के बारे में मैंने क्या क्या बता दिया। कार्बन एक अधातु है, कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लेरिन और क्या हो जाएगा आपका ग्राफीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ग्राफीन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो मैंने कार्बन के बारे में पढ़ा दिया। कार्बन के बाद देखते हैं सिलिकॉन। इसके बाद सिलिकॉन आएगा ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो सिलिकॉन आएगा। तो सिलिकॉन क्या आपका एक उपधातु है, क्या आपका ये आपका उपधातु है, अर्थात ये आपका मेटोलाइड है। क्या है जी आपका मेटोलाइड, ये आपका एक मेटोलाइड है अर्थात उपधातु है। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपका भूपर्पट्टी में अर्थात क्रस्ट में, ये आपका भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु है। सबसे अधिक भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है आपका उपधातु है, ध्यान रखना है। लेकिन पूछेगा भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, तो मैंने बताया था एल्यूमिनियम, लेकिन सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है, तो आपको बताना है सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको सिलिकॉन। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, आईसी जो चिप बनाते हैं, आईसी चिप्स है ना, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन के बारे में ध्यान रखना, ये उपधातु है, मेटोलाइड है, ये भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु है और इसका प्रयोग आपका आईसी चिप्स है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कार्बन के बारे में भी पढ़ा दिया, मैंने आपको सिलिकॉन के बारे में भी पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन और सिलिकॉन हो गया, कहे सीता जी है ना, उसके बाद है जी से ध्यान रखना जर्मेनियम, जी से ध्यान रखना जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम के बारे में ध्यान रखना, ये क्या आपका एक उपधातु है, ये भी आपका उपधातु अर्थात मेटोलाइड है। जर्मेनियम आपका उपधातु है, इसका प्रयोग आपका किसके लिए करते हैं, अर्धचालक बनाने में। ठीक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, इसका प्रयोग अर्धचालक बनाने में किया जाता है, अर्धचालक बनाने में किया जाता है। ठीक है जी, अर्धचालक बनाने में किया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जर्मेनियम के बाद क्या होगा आपका टीन है ना, टीन मतलब एसएन, देखो ना, कहे सीता जी से जर्मेनियम, सुनो से आपका एसएन को टीन के नाम से जानते हैं। अब टीन के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, टीन धातु है, टीन क्या होता है, एक धातु होता है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसका जो कैन किसका बना होता है, टीन का बना होता है। तो ध्यान रखना टीन एक धातु है जी, टीन क्या आपका धातु है। उसके बाद आपको याद रखना जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन बना होता है, कैन ये किसका बना होता है, टीन का बना होता है। कैन मतलब जैसे कि आप लोग पीते होगे, जैसे कि आप लोग जैसे रेड बुल वगैरह पीते होगे, तो रेड बुल का जो बॉक्स बना रहता है उसी को बोला जा रहा है कैन, है ना। तो आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक के जो कैन बने होते हैं, है ना, कई बियर के भी कैन बने होते हैं, किससे, टीन के बने होते हैं। तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक के जो वो होते हैं कैन, वो किसके बने होते हैं, टीन के बने होते हैं। ठीक है, बात करते चलिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, किस पर बात करते हैं जी, हम लोग बात करते हैं आपका, ये तो हो गया। अब देखते हैं जो टीन के लिए सर्वाधिक आपका उत्पादक राज्य कौन सा है, सर्वाधिक और एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा, हमारा छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में टीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग को स्थान भी पता होगा, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, है ना, गोविंदपाल, मुंडपाल, चित्तलनार, ये ऐसी जगह है जहाँ टीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और टीन का अगर आपको पूछेगा और क्या होता है, ऐसा क्या होता है, तो टीन का ऐसा क्या होता है, कैसेटेराइड होता है। क्या होता है जी आपको, कैसेटेराइड। टीन का ऐसा क्या होता है, कैसेटेराइड होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो टीन के बारे में ये सब ध्यान रखेंगे। क्या क्या पढ़ा दिया, देखिए मैंने इससे पहले पढ़ा आपको किसके बारे में, कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है। कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लेरिन, ग्राफीन। सिलिकॉन उपधातु है, जो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु है। इसका प्रयोग आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है ना, आईसी चिप। फिर उसके बाद मैंने बताया जर्मेनियम एक उपधातु है, जिसका प्रयोग आपका सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक में किया जाता है। फिर मैंने बताया टीन के बारे में, टीन एक मेटल है, जिसका प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक का कैन बनाने में करते हैं, और टीन का सर्वाधिक उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। और टीन का ऐसा क्या होता है, और क्या होता है, कैसेटेराइड होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो टीन भी हो गया। टीन के बाद आगे बढ़ते हैं, अगर मैं टीन के बाद बताऊं, तो टीन के बाद क्या होगा आपका, लेड हो जाएगा, लेड। और लेड को पीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु मतलब पीबी मतलब आपका लेड। ठीक है, लेड को पीबी से डिनोट करते हैं। तो याद रखना पीबीडी आपका लेड क्या होता है, लेड के बारे में ध्यान रखना, यह हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। यह हमारे बॉडी के लिए क्या होता है जी, हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल, है ना, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ आपका लेड के बारे में ध्यान रखना है, ये हमारे बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है जी, प्रभावित करता है। हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़, चॉकलेट में भी आपका लेड पाया जाता है, चॉकलेट में लेड पाया जाता है, याद रखना है। इसीलिए लेड आपका चॉकलेट वगैरह थोड़ा कम खाना चाहिए, है ना। तो चॉकलेट में भी क्या पाया जाता है, आपका लेड पाया जाता है। साथ ही साथ आपका जो लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक, है ना, लिपस्टिक में भी क्या पाया जाता है, आपका लेड पाया जाता है। चॉकलेट और लिपस्टिक में क्या पाया जाता है, आपका लेड पाया जाता है। और लेड क्या होता है आपका विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ध्यान रखना इसके बारे में।
में यह इलेक्ट्रिसिटी का अर्थात विद्युत का, यह विद्युत का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यह विद्युत का बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पढ़ा दिया, देखो वापस से देखते हैं। कार्बन के 4 अपरूप ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, ग्राफीन, सिलिकॉन उपधातु है। भूप्रपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु हो जाएगा। इसका प्रयोग आईसी चिप्स वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम भी उपधातु है, अर्धचालक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। टीन धातु है, सॉफ्ट ड्रिंक का कैन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक टीन का प्रोडक्शन करने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़, इसका नाम कैस्टेराइड हो जाएगा। लीड के बारे में बताया, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये विद्युत का बैड कंडक्टर होता है और चॉकलेट और लिपस्टिक में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को ग्रुप 14 अर्थात कार्बन परिवार के बारे में पूरा पढ़ा दिया। और याद रखना किसके बारे में, फ्लेरोबियम के बारे में। ये सबसे बाद में जोड़ा गया क्या है, एलिमेंट है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया तत्व है, ठीक है जी। आगे बढ़ते तो कार्बन परिवार भी हो गया हमारा, हमने बोरान परिवार भी कर लिया, कार्बन परिवार भी कर लिया। अब बारी किसका है देखते हैं, अब बारी किसका है, कार्बन परिवार भी हमारा हो गया। कार्बन परिवार के बाद हम लोग अब चलते हैं किस पे, ऑक्सीजन परिवार, ठीक है। जैसे कि आपको मैं पीरियोडिक टेबल से दिखा दे रहा हूँ, देखो जी पीरियोडिक टेबल से देखिए, ये देखो ये आपका बोरान परिवार हमने कंप्लीट कर लिया, कार्बन परिवार। अब हम लोग करेंगे नाइट्रोजन परिवार, है ना। नाइट्रोजन मतलब 15वें ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन परिवार आएगा। तो चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ते हैं, फिर ऑक्सीजन परिवार के बारे में पढ़ेंगे। चलो जी, तो नाइट्रोजन परिवार के बारे में देखते हैं, है ना। नाइट्रोजन परिवार शुरू करूँ, चलो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप आपका 15, है ना, ग्रुप 15। अब हम लोग पढ़े ग्रुप 15, जिसको आपका नाइट्रोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन परिवार। इसको नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, आपका नाइट्रोजन है। तो चूंकि ग्रुप 15 का सबसे पहला एलिमेंट क्या आपका नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको आपका नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बार इसको मैं आपको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और आपका मॉस्कोबियम, ये आपका 5 इतने जो एलिमेंट आते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोबियम, ये आपका ग्रुप 15 में आने वाले एलिमेंट है, तत्व है। चलिए इसके बारे में फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पास, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन परिवार में। चलो, तो कौन कौन से एलिमेंट आता है आपका, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस के बाद आर्सेनिक के बाद एंटीमनी के बाद आपका बिस्मथ और बिस्मथ के बाद आपका एनसी, मॉस्कोबियम, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो एन से आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद पी से क्या होगा, जब आपका फास्फोरस हो जाएगा, पी से फास्फोरस। उसके बाद ए एस से क्या होगा, ए एस से आपका आर्सेनिक, क्या होगा, जब आपका आर्सेनिक हो जाएगा। एस बी से क्या होगा आपका एंटीमनी, एस बी से क्या होगा एंटीमनी हो जाएगा। उसके बाद बी आई से क्या होगा, बी आई से आपका बिस्मथ हो जाएगा, बी आई से आपका बिस्मथ हो जाएगा। और एम सी से क्या होगा, एम सी से ध्यान रखना आप लोग को, मॉस्कोबियम, ठीक है। एम सी से मॉस्कोबियम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, मॉस्कोबियम, ठीक है। और मॉस्कोबियम के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉस्कोबियम क्या है जी, इसको बाद में जोड़ा गया, ये आपका एलिमेंट है। तो ध्यान रखना, यह बाद में जोड़ा गया तत्व है। मैं इसको लिख रहा हूँ नीचे में, यह बाद में जोड़ा गया तत्व है, यह बाद में जोड़ा गया तत्व है, एलिमेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसको याद कैसे करोगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कैसे याद कर सकते हो इसको, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है जी, सब भिखारी। आप इस तरीक़े से याद कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों ने याद किया है, जो भी आपने याद किया है वो भी आप तरीक़ा से याद कर सकते हो। बस एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो बनना चाहिए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये इसको याद करने का तरीका है। जल्दी से हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर अब आप लोग को इसका याद करना है। देखो एटॉमिक नंबर मैं वापस से अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें समय लग जा रहा है। तो अब मैं फटाफट जो मेन एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ाऊँगा, है ना। तो देखो एटॉमिक नंबर इजीली है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने पूरा बता दिया है ना, ये पहले क्लास भी बताया था, आज भी बताया। तो एटॉमिक नंबर सिंपल सा है, नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है, बिस्मथ का 83 और आपका मॉस्कोबियम का 115। कैसे निकालते हैं सबको पता लग गया होगा, है ना, इसको आप लोग निकालिएगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं सीधा किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, है ना। अब हम लोग पढ़ते जी नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, नाइट्रोजन। अब मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आप लोग को नाइट्रोजन के बारे में, है ना। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग को सबसे पहले पढ़ाता हूँ।
जिसका संकेत आपका N होता है, इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है 7 होता है नाइट्रोजन का। चले, तो नाइट्रोजन के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है, यह हमारे वायुमंडल में, यह हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। लगभग 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा चीज़ नाइट्रोजन के बारे में क्या ध्यान रखना है, आपका जो चिप्स होता है, चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट पर जो आप लोग खाते हैं ना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो कौन से गैस को आपका नाइट्रोजन गैस से भरते हैं, है ना, कौन से गैस को आपका चिप्स के पैकेट में भरते हैं, जी मैं नाइट्रोजन गैस बोल दिया था, कौन से गैस को चिप्स के पैकेट में भरते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को। तीसरा, इसका प्रयोग टायरों में भरने के लिए भी किया जाता है, टायरों में भरने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अमोनिया बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आपका नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात प्रबल आपका क्या होता है, अम्ल होता है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है, नाइट्रोजन गैस आपको ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है जी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है, और इसी नाइट्रस ऑक्साइड को N2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को आपका हास्य गैस, या इसी को आपका लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। हास्य गैस या लॉफिंग, है ना, लॉफिंग गैस के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, हास्य गैस या लॉफिंग गैस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, वायुमंडल में 78% अवेलेबल है। चिप्स के पैकेट में इसी को भरते हैं, टायरों में भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अमोनिया बनाने में करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाने में करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जिसको हास्य गैस या किस नाम से जानते हैं, इसको लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा दिया। अब बात करते हैं फास्फोरस। चलिए अब बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, फास्फोरस के बारे में ध्यान रखना है कि ये एक आपका अधातु है, ठीक है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस आपका एक अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये एक अधातु है, पहला चीज़ ध्यान रखना है। और फास्फोरस हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी, हमारे हड्डियों में। ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फोरस आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, तो ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। तीसरा चीज़, फास्फोरस है ना, इसका प्रयोग आपका उर्वरकों के रूप में, फर्टिलाइजर, उर्वरकों के रूप में भी करते हैं, उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में। फास्फोरस में ध्यान रखना है, इसका प्रयोग आपका दिया सलाई, इसका प्रयोग दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए करते हैं। दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए किसका, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ पटाखों में भी क्या करते हैं, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस के बारे में बताया कि ये आपका एक नॉन मेटल है, ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये आपका, इसका प्रयोग फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक में होता है। इसका प्रयोग दिया सलाई या माचिस बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग पटाखों में भी किया जाता है। ये आपका किसके बारे में हो जाएगा, फास्फोरस के बारे में बात करते। देखो फास्फोरस भी हमारा हो गया। आर्सेनिक, है ना, अब हम लोग बात करते हैं आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो मैंने 2 चीज़ पढ़ा दिया आपको, पढ़ा है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब बात करते हैं आर्सेनिक, है ना। चलो यहाँ पास पहले लिख रहा हूँ आर्सेनिक। तो आर्सेनिक ये भी क्या आपका, यह एक उपधातु है, ठीक है। आर्सेनिक क्या है आपका, मेटोलाइड है। आर्सेनिक एक क्या है जो आपका उपधातु है। आर्सेनिक एक उपधातु है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, आर्सेनिक का समस्थानिक, आर्सेनिक का जो समस्थानिक मतलब आइसोटोप, आर्सेनिक का समस्थानिक क्या होता है आपका, आर्सेनिक 74 होता है। आर्सेनिक 74 होता है। समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं ना। आर्सेनिक का समस्थानिक आर्सेनिक 74 होता है, जिसका प्रयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने एवं उसके इलाज के लिए किया जाता है। पता लगाने एवं उसके इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आर्सेनिक का एक क्या होता है, समस्थानिक होता है। कौन सा, आर्सेनिक 74, और इसका प्रयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने और उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो ये मैंने आपको आर्सेनिक के बारे में बता दिया, ठीक है। आर्सेनिक के बारे में बात करते, देखो एंटीमनी, इसके बाद एंटीमनी। तो एंटीमनी के बारे में ध्यान रखना कि एंटीमनी एक आपका उपधातु है, और इसका प्रयोग आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। तो चलो यहाँ पास लिख रहा हूँ एंटीमनी के बारे में। तो एंटीमनी क्या होता है जी, आपका एक उपधातु है, ठीक है। एंटीमनी क्या है, यह एक उपधातु है, यह एक क्या है जी आपका उपधातु है, मेटोलाइड है। इसका प्रयोग अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर, इसका प्रयोग
अर्धचालकों में किया जाता है, अर्धचालकों में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या आपका एक उपधातु है और इसका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है। किसके बारे में बताया? एंटीमनी। अब एंटीमनी के बाद क्या बच जाता है आपका? बिस्मथ। एंटीमनी के बाद क्या बचता है आपका? बिस्मथ। बिस्मथ के बारे में ध्यान रखना कि ये आपका ग्रे रंग की चमकीली धातु है और इसका प्रयोग ना सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसका जी? आपका बिस्मथ का, है ना। चलो बिस्मथ के बारे में देखते हैं, चलो बिस्मथ के बारे में देखते हैं, है ना। बिस्मथ बस और बच जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। ये देखो बिस्मथ यह एक क्या होता है? ग्रे रंग की चमकीली धातु है, ठीक है। ये क्या होती है? यह ग्रे रंग की चमकीली धातु है, यह ग्रे रंग की चमकीली धातु है, यह ग्रे रंग की चमकीली धातु है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए करते हैं। इसलिए सौंदर्य प्रसाधन, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन ना, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के लिए मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? आपका बिस्मथ का, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ा दिया, है ना। एक बार वापस से मैं रिवाइज कराता हूँ क्या क्या मैंने आप लोग को पढ़ाया। देखो जी, मैंने सबसे पहले पढ़ाया नाइट्रोजन परिवार में क्या बताया कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मास्कोबियम ये सभी एलिमेंट आते हैं, जिसमें मास्कोबियम को सबसे बाद में जोड़ा गया है। फिर इसको याद करने का मैंने तरीका बताया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। क्या बताया? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ठीक है। फिर मैंने बताया नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% में अवेलेबल है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को भरते हैं, टायरों में भरते हैं, अमोनिया गैस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जिसको लॉफिंग या हाथ से गैस के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया फास्फोरस एक अधातु है, हड्डियों में पाया जाता है, फर्टिलाइजर में इसका यूज़ होता है, दिया सलाई और माचिस बनाने में, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग होता है। आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक एक आपका उपधातु है। आर्सेनिक का समस्थानिक आर्सेनिक 74 होता है, जिसका प्रयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में और उसके उपचार में किया जाता है। जबकि एंटीमनी भी एक क्या उपधातु है, इसका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है, सेमीकंडक्टर में। और बिस्मथ एक ग्रे रंग की चमकीली धातु है, इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में अर्थात कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में चलिए। अब ये मैंने नाइट्रोजन परिवार पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ग्रुप सिस्टीन। और ग्रुप सिस्टीन में आता है आपका ऑक्सीजन परिवार। क्या क्या आता है जी? इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताऊंगा। चूंकि ग्रुप सिस्टीन का शुभारंभ ऑक्सीजन से होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन परिवार से नाम से जानते हैं। आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, टेल्यूरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको आपको टेबल से। देखो, ओ को बोलेंगे ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजन। एस से क्या होगा आपका? सल्फर। एस से क्या होगा? सल्फर। से क्या होगा? सेलेनियम। से सेलेनियम हो जाएगा। टी ई से क्या होगा? टेल्यूरियम। टी से क्या होगा? टेल्यूरियम हो जाएगा, टेल्यूरियम। उसके बाद पी ओ से क्या होगा? पोलोनियम। पी ओ से क्या होगा? पोलोनियम हो जाएगा, पोलोनियम, ठीक है। ये चलो इसको मैं टेबल्स आप लोग को दिखा देता हूँ। यही सब एलिमेंट है किसमें? आपको ऑक्सीजन परिवार में। देखो जी, यहाँ ऑक्सीजन परिवार ये है, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आपका टेल्यूरियम, पोलोनियम और एक आपका है लिवरमोनियम, है ना। और अंतिम में आपका एलवी। अंतिम में क्या आपका? एलवी, जिसको लिवरमोनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अंतिम में क्या आपका? अंतिम में आपका एलवी है, एलवी जिसको आपका लिवरमोनियम के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में ध्यान रखना, ये सबसे बाद में खोजा गया तत्व है। लिवरमोनियम के बारे में ध्यान रखना कि ये सबसे बाद में खोजा गया तत्व है, ठीक है जी। ये आपका सबसे बाद में, ये सबसे बाद में खोजा गया तत्व है, सबसे बाद में खोजा गया तत्व है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले देखो, इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा। ओल्ड से आपका ऑक्सीजन, स्टाइल से आपका, एस से सल्फर, से आपका सेलेनियम, टी से आपका टेल्यूरियम और पो से आपका पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका याद करने का तरीका हो जाएगा। अब बारी बारी से पढ़ेंगे जो प्रमुख एलिमेंट है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ऑक्सीजन। देखो जी, ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं तो ऑक्सीजन को आपका प्राणवायु, इसको प्राणवायु, ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से जानते हैं। हम लोग श्वसन में कौन से गैस को ग्रहण करता है? ऑक्सीजन को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसको प्राणवायु बोलते हैं। ऑक्सीजन के बारे में ध्यान रखना है कि यह भूपर्पटी में, यह आपका भूपर्पटी में सबसे अधिक
भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अगर मैं तत्व की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन धातु बोलेगा, अगर धातु बोलेगा भैया तो आपको क्या बताना है, आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्राणवायु कहते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और ऑक्सीजन के अपरूप होते हैं, ऑक्सीजन के अपरूप, ऑक्सीजन के अपरूप को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आपका ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन के अपरूप को ओजोन कहते हैं। ओजोन का फार्मूला आपका O3 होता है, ये आपको याद रखना है ना। अपरूप जिसको इंग्लिश में एलोट्रॉप बोलते हैं, तो अपरूप किसे कहेंगे, ऐसे तत्व जिसके आपका फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल मतलब समान नहीं होते लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी समान होते हैं, वो कहलाता है आपका अपरूप कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, इसका अपरूप ओजोन हो जाएगा। इसकी खोज आपका सीले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था। सीले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था। ये आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पे, सल्फर पर। चलिए, अब सल्फर के बारे में आप लोग को चीज़ें याद रखनी है। सल्फर के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चलो देखो जी, है ना। अब हम लोग देखते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर, तो सल्फर का प्रयोग आपका किस लिए करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एसिड के निर्माण में, H2SO4 के एसिड के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है सल्फर के बारे में, इसका प्रयोग आपको कवकनाशी में, फंगीसाइड, है ना, कवकनाशी बनाने में, कवकनाशी अर्थात फंगीसाइड्स, कवकनाशी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा चीज़ सल्फर के बारे में ध्यान रखना कि ऑनियन, गार्लिक और जिंजर में इसी कारण क्या होता है, स्मेल आता है। ऑनियन, गार्लिक और जिंजर मतलब प्याज, लहसुन और अदरक, प्याज लहसुन और अदरक में आपका किसके कारण, सल्फर के कारण क्या आता है, स्मेल आता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग ध्यान रखिएगा आपका इसके बारे में, किसके बारे में, आपका सल्फर के बारे में। एक चीज़ और कि इसका उपयोग आपको किस लिए करते हैं, आपका त्वचा संबंधी रोग के उपचार में होता है। बाकी तो बता ही दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में, त्वचा संबंधी रोग के उपचार में, कवकनाशी बनाने में और प्याज लहसुन अदरक में सल्फर के कारण क्या आता है, स्मेल आता है। तो देखो मैंने सल्फर भी पढ़ा दिया, ऑक्सीजन भी पढ़ा दिया। हालांकि मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ लेकिन क्या कर सकते हैं, चलना पड़ेगा। सेलेनियम, अब इसमें दो चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे, सेलेनियम और पोलोनियम। ठीक है, चलो देखते हैं सेलेनियम और पोलोनियम, इनके बारे में पढ़ते हैं भैया। सेलेनियम क्या है, पोलोनियम क्या है, चलो देखते हैं सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सेलेनियम, है ना, सेलेनियम का प्रयोग किस में करते हैं, फोटोग्राफिक टोनर बनाने में। इसका प्रयोग आपका फोटोग्राफिक टोनर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका रेड ग्लास अर्थात लाल रंग के कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपका विद्युत मीटर बनाने में करते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपका रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर बनाने में भी आपका सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। सभी को ध्यान रखना है ना। इसका उपयोग फोटोग्राफिक टोनर बनाने में, लाल रंग के ग्लास बनाने में, विद्युत मीटर बनाने में और रेक्टिफायर बनाने में सेलेनियम का प्रयोग होता है। सेलेनियम के बाद आगे बढ़ते हैं पोलोनियम। इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है, पोलोनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पोलोनियम के बारे में क्या ध्यान रखना है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, पोलोनियम के बारे में बात करता हूँ। तो पोलोनियम क्या हो जाएगा जी, पोलोनियम आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जहाँ से आपका अल्फा, बीटा और गामा रेस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जहाँ से अल्फा, है ना, ये अल्फा है, अल्फा, बीटा और गामा रेस का उत्सर्जन होता है। कहाँ से, आपका पोलोनियम से, इसलिए आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसी के सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा आइसोटोप, है ना। और पोलोनियम के सबसे ज़्यादा इसके सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जी, समस्थानिक। इसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक अर्थात आइसोटोप, है ना, आइसोटोप पाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोग को किसके बारे में पढ़ाया, स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, देखो बताता हूँ। आज मैंने पढ़ाया आपको ग्रुप 13 के बारे में, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, है ना। अब देखो ग्रुप 17 और 18 और आपका ये कुछ जो विशेष पॉइंट है उसको एक और क्लास में आप लोग को बताऊँगा। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि चीज़ों को याद भी करना है आप लोग को, नहीं तो लेंथी हो जाएगा क्लास। तो इतना को आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इससे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।